नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम रावत ने योग नगरी कर्णप्रयाग ऋषिकेश में रेलवे परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, मील का पत्थर साबित होगी प्रथम रेलवे परियोजना। सीएम त्रिवेंद्र का ऐलान, हरिद्वार में तय समय पर होगा कुंभ का आगाज। अखाड़ों को व्यवस्था बनाने के लिए दी जाएगी धनराशि। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों का इलाज को मंजूरी। आयुष्मान गोल्डन कार्ड पर कैशलेस होगा कोविड के मरीजों का इलाज। अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने दिए संकेत। उत्तराखंड में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर मिले 451 संक्रमित कोरोना के मामले। 5300 पहुंचे कोरोना के मरीज। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्धारित समय की अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे और देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेंगी। यहां तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का विकास होगा। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बाद राज्य सरकारों ने फैसला लिया कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद देहरादून के सीएमओ बीसी रमोला ने प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कोविड हॉस्पिटल, दून हॉस्पिटल और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधा है। और कोविड केयर सेंटर राजीव गांधी स्टेडियम रायपुर में, वहाँ पर 750 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। और वहाँ पर हमने चिकित्सा कर्मी उनको चिन्हित कर लिया। जैसे सरकार का निर्देश होगा वहाँ पर रोगी भर्ती होने लगेंगे तो वैसे ही हम अपना वहाँ पर हेल्थ स्टाफ डिप्यूट कर देंगे। उसमें और भी अधिक बेड बढ़ाए जाने की पूर्ण क्षमता है। कोरोना की वजह से प्रदेश भर में सभी ऑफिसों में कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। हालांकि ये कामकाज अनलॉक 1 के बाद ही धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है, लेकिन देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमे चल रहा है। बताते चलें कि देहरादून आरटीओ में हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये कामकाज ठप है। हालांकि अब एक बार फिर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी काम उस गति से नहीं हो रहा है। आरटीओ देहरादून ने बताया कि जहां कोरोना से पहले हर रोज 1000 से ज़्यादा लोगों के काम निपटाए जाते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 100 हो गई है, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 50% ही रह गई है। संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का भी पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस की ऑफिस से देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बनी, निर्धारण की जाने लगी, तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग
सर्विस भी देना शुरू करें। और चमोली के शिमली स्थित डेयरी से जिले के विभिन्न गांव से गाय पालकों ने दूध के उत्पादन से दुग्ध समिति से जुड़कर ग्रामीणों ने आमदनी बढ़ाई है। चमोली में इस समय 70 दुग्ध समितियां काम कर रही हैं, जिसमें 500 से ज्यादा परिवार के लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जिले में गायों से 1600 लीटर दूध हर दिन निकाला जाता है। इसको उसी दिन पैकिंग करके स्थानीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है। इससे हर महीने करीबन 12 से लेकर 15 लाख रुपए का ग्रामीण लाभ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार भी इस योजना के तहत 3 और 5 गाय पालन के लिए प्रवासियों के लिए रोजगार करने हेतु 2 से 4 लाख तक मिल करीब 40% सब्सिडी के साथ देने की योजना है। इस वर्ष 115 किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण देकर रोजगार से जोड़कर गांव में योजना का लाभ देने की योजना सरकार द्वारा जिले के लिए दी गई है। माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें एनसीडीसी के माध्यम से हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं और जो हमारी वर्तमान में यहाँ समितियाँ चल रही हैं उनसे जुड़े हुए सदस्यों को, उत्पादकों को, पूर्वों को जो है 3 पशुओं, दुधारू पशुओं और 5 दुधारू पशुओं के लिए जो है ऋण की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा जो है 25% का अनुदान दिया जा रहा है और जिला योजना के माध्यम से जो है 15% का अतिरिक्त अनुदान जो है और प्रस्तावित है और वो लगभग वो उसमें सैद्धांतिक सहमति माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी जा चुकी है। योजना जिसमें गंगा गाय के तहत लगभग 115 किसानों को यहाँ पे लाभ देने का लक्ष्य यहाँ पे बनाया गया है। इसके तहत गांव से दूध इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग की जाती है और करीबन गांव के लोगों को लाभ दिया जाता है। इसके जरिए आर्थिकी का जरिया उनका मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न तरह की यहाँ पे योजना किसानों को दी है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी उनका धन्यवाद अदा किया है और साथ ही 4 रुपये प्रति यूनिट उनको लाभ दिया जा रहा है। चमोली से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। आजादी के बाद भी नैनीताल का रौखड़ गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव के लोग सड़क न होने से आज भी आदिवासी जिंदगी जी रहे हैं। कहा जाता है कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क से होकर गुजरती है। जिस गांव में सड़क हो उस गांव में समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के दुर्गम गांव रोखड़ आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। खेत सब्जियों से लहरा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं और किसी तरह किसान मेहनत कर उन्हें मंडी तक पहुंचाते भी हैं तो किराया ज्यादा होने के कारण घाटा उठाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से फरियाद लगा चुके हैं। उन्हें आश्वासन भी मिला सड़क बनाने को लेकर और सर्वे भी हुआ, लेकिन फिर सड़क पर वन कानून का अड़ंगा लग गया और ग्रामीणों की उम्मीद फिर टूट गई। पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी समस्या है रोड के बगैर। आदमी बीमार हो जाए तो परेशानी है। काश्तकारी में जो भी उत्पादन करता है किसान, वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, वो परेशानी है। और कितनी सारे कुछ परेशानियां कोई बीमार हो जाता है, कोई अकस्मात वैसे बीमार हो जाता है तो बाजार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कच्ची रोड है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। कभी आदमी भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। सब्जियां जो हमारी होती हैं वो खेतों में सड़ जाती हैं। परेशानी रोड को लेके काफ़ी है हमारे पास। जो विकलांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, ये अभी कई लोग हमारे गांव में ऐसे हैं जो बेड पे हैं, वो अपनी पेंशन लेने नहीं। 73 वर्षीय राजन सिंह जीना दिव्यांग हैं। वे नैनीताल में अपनी पेंशन लेने तक नहीं जा पाते। नहीं होने तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। पिछले 10 सालों से उनकी 50,000 से ज्यादा पेंशन बैंक में पड़ी है। यही हाल बीमार व्यक्तियों का भी है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी चारपाई पर बंद कर या फिर डोली से सड़क मार्ग तक पहुंचते हैं। नहीं होने तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो के लग रहे हैं तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे हैं। ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे वही होगा मालिक। नहीं होगा। पेंशन थी तो कितनी वो रुकते मैं चल पाता नहीं हूँ। अभी तक ये 60 के दरमियान पहुँच गई होगी।
और अभी तक ये परेशान हूँ। इसकी तो सर बहुत ज़रूरत है। जब हम अपने गांव में यहाँ पर हमारे गांव में तो यहाँ तक संपर्क मार्ग हो गया है। रौगढ़ से कोई किसी मरीज़ को लाते हैं तो बड़ी दिक्कतों से लाते हैं। कुर्सी में हो गया या चारपाई में हो गया, 10-10, 15-15 लौटे जब अगर ना मिले तो बेचारे मतलब प्राथमिक उपचार के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी भीमताल विकासखंड की ग्राम सभा रौखड़ लगातार आज़ादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व भी भारत सरकार से उसमें कुछ पहलुओं पर आपत्ति लगी है और हमारी यही कोशिश है कि अतिशीघ्र हम उन आपत्तियों को निस्तारित करके पुनः इसको भारत सरकार भेजेंगे। और मुझे विश्वास है कि जब इस बार ये सड़क हमारी भारत सरकार जाएगी तो निश्चित तौर पर इसकी सैद्धांतिक और गांव में कई बुजुर्ग सड़क बनने का सपना लेकर दुनिया छोड़ गए और आज भी कई बुजुर्ग उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक दिन वह भी अपने गांव से गाड़ी में बैठकर नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर तक का सफर तय करेंगे, लेकिन वह दिन कब आएगा शायद उन्हें भी मालूम नहीं। के न्यूज़ के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। और कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से जन सेवा में लगे क्षेत्र के पटवारी और राजस्व कर्मियों के सुध आखिरकार अधिकारियों ने ले ही ली। जहां उपजिलाधिकारी और तहसीलदार ने सभी राजस्व निरीक्षकों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा देने के लिए सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में हुए सम्मान समारोह में क्षेत्र के सभी राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उपजिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान सभी राजस्व कर्मियों ने जिस तन्मयता के साथ मानव सेवा हेतु रात दिन एक कर अपनी सेवाएं प्रदान की, वे वास्तव में बेहद सराहनीय कार्य है। वह तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लागू लॉकडाउन में जब प्रत्येक वर्ग अपने प्राणों की रक्षा के लिए घरों में था, तो उस दौरान राजस्व कर्मियों और पटवारियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मानव जाति की सेवा की। स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लगा हुआ है फील्ड में भी, ऑफिस में भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो एक स्टाफ के उत्साह बढ़ाने के लिए होता है कि सबसे उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। उसमें हमने सम्मान प्रोग्राम किया, हम लोगों ने किया था और काफ़ी अच्छा काम किया लोगों ने और अच्छा काम करेंगे ऐसा करता हूँ, फिर जैसे किया गया है। भारी बरसात के चलते पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें और पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। जहां भूस्खलन से हरकोट गांव को मुनस्यारी तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद है, वहीं दूसरी ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के चलते एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासन की पोल खोल रही है। ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुनस्यारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बिठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने गांधी ग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान ह्यांकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्य के समयबद्ध से पूरा होने के लिए
साइट डेवलपमेंट के कार्यों, बैरिकेटिंग और ओपन थिएटर, अप्रोच रोड आदि में अलग अलग 15 से 20 व्यक्तियों के समूहों को लगाकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य को सितंबर माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और जीर्णोद्धार कार्यों को सुंदर और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क मान निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों और बरसात के मौसम में संभावित फिसलन पर विशेष ध्यान देते हुए सड़क निर्माण करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान प्रबंध निदेशक KMVN एवं उपाध्यक्ष NDDA रोहित कुमार मीणा और ADB के सपोर्टिंग इंजीनियर SC शर्मा मौजूद रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया। सरकार का यह भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था और बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरह से सुरक्षित है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसको ओपन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई अहम मीटिंग को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि आगामी महाकुंभ को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलावा भेजा गया था, लेकिन 12:30 बजे शुरू होने वाली बैठक में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही नजर आए, जिसको लेकर माननीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उसके बाद मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और खरी खोटी सुनाकर सचिवालय से बैठक छोड़ निकले। इस बैठक में कुंभ में कार्य कर रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। इसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, साथ ही हरिद्वार जनपद में कुंभ में तैनाती के अधिकारियों को भी बुलाया गया। कुछ अधिकारी तो यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। आगे बढ़ते उत्तराखंड में कोरोना के चलते अभी तक जो चिंताएं थी वो राज्य सरकार की थी कि कैसे जनता को इस वायरस से बचाया जा सके, लेकिन अब कोरोना ने सेना के जवानों को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक देहरादून में 150 से करीब सेना के जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सैनिकों में फैलते इस संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क बना रहे हैं और हर जरूरी सामान सेना को मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें कि सेना के जवानों में फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर मोदी भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बाबत चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद अब सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, हम सेना के लगातार संपर्क में हैं और जो भी नागरिक प्रशासन की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता होती है, चाहे वो दवाई हो, मास्क हो, VTM किट हो या एंटीजन किट हो, जो भी उनकी डिमांड आती है हम उसको तुरंत पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सैन्य क्षेत्र पे हैं वहाँ पर जाकर के हम खुद निगरानी कर रहे हैं और वहाँ के चिकित्सक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी सेना के जवान हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे,
सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया। मंगलवार को उपराज्यपाल जेसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस साल नहीं होगी बाबा अमरनाथ यात्रा। बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते लिया फैसला। जारी रहेगा आरती और पूजा का लाइव प्रसारण। सरकार की सलाह के बाद श्राइन बोर्ड का फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को राज्यपाल जेसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही यात्रा पर जारी असमंजस दूर हो गया। तीर्थ यात्रा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान समय पर पूरे किए जाएंगे। दशनामी अखाड़े से चलने वाली छड़ी मुबारक परंपरागत ढंग से रवाना होगी और श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्रदेश प्रशासन, अदालत, अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा को मौजूदा परिस्थितियों में संपन्न कराने संबंधी दिए गए सुझाव, निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की। बोर्ड के सदस्य इस बात पर सहमत नजर आए कि मौजूदा हालत में श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा की अनुमति प्रदान करना जनहित में सही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार अगर यात्रा की अनुमति दी जाती है तो स्वास्थ्य अमले और नागरिक और पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान कोविड-19 को हराने की मुहिम के बजाय तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों पर केंद्रित हो जाएगा। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। और खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद के बाद अयोध्या में पत्रकार पर हमला हुआ है। गंभीर हालत में पत्रकार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के मसेडा गांव का मामला। गाजियाबाद और अब अयोध्या, जहां पर पत्रकार पर हमला किया गया है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। खबर इस वक्त आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार नरसिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से आपको बता रहे हैं। सूरज सिंह संवाददाता अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज सिंह, क्या जानकारी है आपके पास? अयोध्या में पत्रकार पर हमला हुआ है। देखिए, आपको बता दें, ये जो है अयोध्या जनपद का मामला है। नरसिंह सिंह अखबार के पत्रकार हैं, जिन पर गांव में पैमाइश चल रही थी। पैमाइश के दौरान जो है विरोधियों ने पत्रकार के ऊपर लाठी डंडे से हमला किया। नरसिंह सिंह जो कि एक अखबार के पत्रकार हैं, इनके ऊपर विरोधियों ने लाठी डंडे से हमला किया है। गंभीर हालात में सीएचसी कुमारगंज में भर्ती कराया गया। वहां से जो है जिला अस्पताल फैजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया सीएचसी से। सूरज जी, हमला किसने किया, कौन लोग थे, क्या पुलिस अभी तक कुछ पता लगा पाई है? देखिए, अभी इस मामले में पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है और ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है। जबकि जो विपक्षी लोग थे, जो पैमाइश हो रही थी, उसमें जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों ने जो है पत्रकार के ऊपर, जो नरसिंह सिंह अखबार के जो पत्रकार हैं, इनके ऊपर हमला हुआ है।
लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है। सूरज, जो नर्सिंग है उनकी हालत इस वक्त कैसी है? हालात गंभीर है। पीएचसी कुमारगंज इनको पहले लेके जाया गया, जहां से इनको जिला अस्पताल फैजाबाद के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। बड़ी दुखद खबर है कि सूबे की योगी सरकार जहां पत्रकारों को इतनी सुरक्षा व्यवस्था जो है मुहैया कराई जा रही है। यही बात सूरज के आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है, जहां पर पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पा रही है ये कौन लोग हैं। क्या आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला है? जी, आपको बता दें, बिल्कुल ये खबरें मीडिया में चल रही है, लेकिन आला अधिकारी अभी कोई कार्रवाई नहीं की है इस पर, ना तो किसी की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। खबरों में इतना ही और आगे देखिए सूबा बोलेगा। नमस्कार।